नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि रचना का। ये कक्षा बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र विभिन्न देशों के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर कंट्रीज़, इसके प्रथम यूनिट ब्रिटेन का संविधान और ब्रिटेन के संविधान की प्रथम टॉपिक हमने किया था ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में हमने काफ़ी विशेषताएं देखी थी। सबसे पहले ये प्राचीनतम संविधान है, विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमने देखा था मिश्रित शासन प्रणाली है और ब्रिटेन के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। हमने ये सब देखा। ब्रिटेन के संविधान में बहुत सारी विशेषता थी, वो पहला टॉपिक हमने किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो पहले टॉपिक से ही रिलेटेड है। हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषता में पहली विशेषता की, दूसरी की, इसी प्रकार हमने एक विशेषता की थी कि ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक दोनों का शिशु है। ब्रिटेन के संविधान में कुछ बातें ऐसी है जो संयोग से हुई है और कुछ बातें विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा हुई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, अर्थात ब्रिटेन के संविधान का निर्माण योजनाबद्ध नहीं बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है। अब एक एक करके पॉइंट हम देखेंगे कि हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान संयोग से हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है, बाई चांस निर्मित हुआ है। इसके लिए हमें हमारा पहला पॉइंट देखना है कि ब्रिटेन के संविधान में राजपद का प्रादुर्भाव एवं इसका विकास। ब्रिटेन के संविधान में जो राजा का पद है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में बाद में भी आसानी हो। ये बंद कर दो। अब हम शुरू करते हैं हमारा पॉइंट राजपद का प्रादुर्भाव एवं इसका विकास। बात ये एंग्लो सैक्सन काल की है। एंग्लो सैक्सन काल में राजतंत्र का उदय हुआ। राजतंत्र का उदय हुआ, राजा बहुत अधिक शक्तिशाली था और राजा ही कानून निर्माण का कार्य, कानून का लागू करने का कार्य और न्याय का कार्य करता था और राजा के द्वारा ही सभी काम किए जाते थे। एंग्लो सैक्सन काल में राजा ही सर्वशक्ति का प्रतीक था। थोड़े समय बाद में राजा ने एक सभा, एक समिति का गठन किया जिसे बुद्धिमानों की सभा कहा जाता था और उसका नाम था ब्रिटनेज मोट। ये बुद्धिमानों की जो सभा थी, ये एक प्रभावी सभा थी, एक प्रभावी संस्था थी और ये ब्रिटनेज मोट संस्था या ब्रिटनेज मोट सभा जो है राजा के ऊपर अंकुश लगाती थी। राजा के ऊपर अंकुश लगाने का जो कार्य था वो ब्रिटनेज मोट नाम की संस्था करती थी और ब्रिटनेज मोट राजा को सलाह देती थी कार्य में। ये एक बुद्धिमानों की सभा हुआ करती थी। थोड़े समय बाद में राजा ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। थोड़े समय बाद में राजा विलियम ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसका नाम था मैग्नम काउंसिलियम। मैग्नम काउंसिलियम का गठन किया और मैग्नम काउंसिलियम की एक अंतरिम समिति थी जिसका नाम था क्यूरी मारेजिस।
मैग्नियम काउंसिलियम की अंतरिम समिति का नाम क्यूरी मारेजिस था। क्यूरी मारेजिस में से एक प्रभावी संस्था, एक छोटी संस्था लेकिन सक्षम संस्था निकली जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल जिसका नाम था, जो कि एक छोटी थी लेकिन सक्षम संस्था थी। ये प्रीवी काउंसिल जो संस्था थी, समिति थी, उसके 2 पार्ट थे। बाद में जाके इसके 2 पार्ट बन गए जिसका नाम था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट। यही कैबिनेट ब्रिटेन में आज तक विद्यमान है। अर्थात जो राजपद का प्रादुर्भाव है और इसका विकास है, सबसे पहले एंग्लो सैक्सन काल में राजतंत्र का उदय हुआ। राजा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का ही कार्य करता था और उन्होंने बुद्धिमानों की एक सभा गठित की जिसका नाम बिटनेज मोट था। बिटनेज मोट के बाद में कुछ समय बाद में मैग्नम काउंसिलियम नामक संस्था राजा मैरियम ने बनाई। विलियम ने मैग्नम काउंसिलियम नाम की एक जो संस्था बनाई, उसकी एक अंतरिम समिति थी जिसका नाम था क्यूरो मारेजिस। क्यूरो मारेजिस के बाद में प्रीवी काउंसिल बनी। प्रीवी काउंसिल एक छोटी लेकिन सक्षम समिति थी और प्रीवी काउंसिल बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में बदली और आज यही कैबिनेट विद्यमान है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो बात है कि राजपद का प्रादुर्भाव और कैबिनेट का उदय बाय चांस या संयोगवश हुआ। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास बात उस समय की है जब एडवर्ड फर्स्ट नामक राजा ब्रिटेन में राज किया करते थे। राजा एडवर्ड फर्स्ट 1295 में ब्रिटेन में राज किया करते थे। उस समय में राजकोष खाली हो गया था। राजकोष खाली होने के लिए राजा ने नए कर के प्रस्ताव लाए। उन प्रस्तावों पे विचार करने के लिए राजा ने जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तो ये राजा के जनप्रतिनिधि 3 भाग में आए। जनप्रतिनिधि 3 वर्गों में आए। जनप्रतिनिधि 3 वर्ग में आए। पहला जो वर्ग था वो सामंत वर्ग था। पहला वर्ग सामंत वर्ग और दूसरा वर्ग धर्माधिकारियों का वर्ग था। धर्माधिकारियों का वर्ग था और तीसरा वर्ग जनता में से, आम जनता में से निकला हुआ वर्ग था। तीसरा वर्ग आम जनता में से निकला हुआ वर्ग था। इस प्रकार से 3 वर्ग में जनप्रतिनिधि आए और अपने विचार दिए। हुआ ये कि सामंत वर्ग और धर्माधिकारी वर्ग आपस में एक ही राय दी और इनका जो प्रथम वर्ग है वो बना और यहाँ पे जो जनता, सामान्य जनता है, उनका एक और वर्ग बना। जो ये वर्ग है 2 वर्गों में बंट गई। इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि थे वो 3 वर्गों में आए थे लेकिन वो 2 वर्गों में बंट गए। अब हमने देखा कि एडवर्ड फर्स्ट के समय राजकोष खाली हो गया था और राजकोष खाली होने के कारण से नए कर के प्रस्ताव पर विचार हुआ। विचार करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के बाद में ऐसा हुआ कि 3 वर्ग के प्रतिनिधि आए। धर्माधिकारी वर्ग के प्रतिनिधि और सामंत वर्ग के प्रतिनिधि और नगर की जनता आई और इसके साथ साथ में जो एक वर्ग था वह प्रथम वर्ग है, उसे लार्ड सभा बनी। इस प्रथम वर्ग से लार्ड सभा बनी और जो दूसरा वर्ग था द्वितीय सदन बना, लोक सदन या कॉमन सभा। और ब्रिटेन में आज भी
हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन दो सदन के रूप में व्यवस्थापिका प्रचलित है। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका में आज भी दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएम द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। पीएम द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना या पीएम के पद का विकास। बात ये उस समय की है जब हैनोवर वंश के राजा थे। हैनोवर वंश के राजा थे लेकिन वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। अंग्रेजी नहीं जानने के कारण से धीरे धीरे उन्होंने मंत्रिमंडलीय बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया और वह मंत्रिमंडल की जो अध्यक्ष होते थे उस समय में वो अनुपस्थित रह जाते थे। मंत्रिमंडल की बैठकों में राजा हैनोवर वंश के राजा अनुपस्थित होते थे। और जब सबसे पहले रॉबर्ट वॉलपेल राजकोष के प्रथम लॉर्ड जो थे, उन्होंने राजकोष के प्रथम लॉर्ड का नाम है रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की गई और इस प्रकार से एक जनरल प्रश्न बनता है कि इंग्लैंड का प्रथम पीएम कौन थे। इंग्लैंड के प्रथम पीएम रॉबर्ट वॉलपोल था। ये हैनोवर वंश की बात है कि हैनोवर वंश के राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे और अंग्रेजी नहीं जानने के कारण से वे मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित होने लग गए और अनुपस्थित होने के कारण से रॉबर्ट वॉलपोल ने पहली बार मंत्रिमंडल की अध्यक्षता एक प्रधानमंत्री के रूप में की और आज तक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है संसद की सर्वोच्चता की स्थापना करना, अर्थात संसद ही सर्वोच्च है। संसद की सर्वोच्चता, संसद ने सबसे पहले ही सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की थी, बल्कि संसद की सर्वोच्चता धीरे धीरे स्वीकार हुई थी। बात एडवर्ड फर्स्ट के शासन के समय की है, जब एडवर्ड फर्स्ट ने संसद में कुछ मांगे की थी। एडवर्ड फर्स्ट ने संसद में कुछ मांगे की थी और उन मांगों में था कि जैसे संसद की स्वीकृति के बिना राज्य कोई नए कर नहीं लगा सकेगा। संसद की स्वीकृति के बिना राज्य कोई नए कर नहीं लगा सकेगा। उसके अलावा संसद की द्वितीय मांग थी कि संसद ही मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। संसद मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा तीसरी मांग ये थी कि संसद बजट की जांच भी करेगी। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि संसद द्वारा ही संसद ने अपनी मांगें रखी, नए कर की नियुक्ति, नए मंत्रियों की नियुक्ति, नए कर को बनाना, बजट की जांच करना इत्यादि मांगों से हम ये स्पष्ट हो जाता है कि संसद ने वित्त पर, बजट पे, मंत्रिमंडल पे अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आज की ये व्यवस्था हुई कि संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। संसद की सर्वोच्चता एडवर्ड फर्स्ट के समय शुरू हुई थी क्योंकि संसद ने निम्न मांगें रखी थी। उसके बाद का हमारा टॉपिक आता है, पॉइंट है प्रधानमंत्री शासन का विकास। प्रधानमंत्री शासन का विकास ये 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी में मताधिकार का विस्तार हुआ। मताधिकार का विस्तार होने के कारण से मंत्रिमंडल पर पीएम का अधिकार अधिक होने लग गया और मंत्रिमंडल पर पीएम का नियंत्रण अधिक होने के कारण से प्रधानमंत्री, पीएम यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होने के कारण से प्रधानमंत्री शासन का विकास हुआ। उसके बाद का हमारा टॉपिक है मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास। हमने देखा कि ब्रिटेन में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत चलता है। ये विकास कैसे हुआ?
ये बात रॉबर्ट हैनोवर वंश में ही रॉबर्ट वॉलपोल ने, जब हमने देखा था कि रॉबर्ट वॉलपोल ने प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिमंडलीय अध्यक्षता की, लेकिन हुआ ये था कि रॉबर्ट वॉलपोल को 1742 में बहुमत का विश्वास नहीं मिला और रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा 1742 में बहुमत का विश्वास खो देने के कारण से उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और 1742 में प्रथम बार ऐसा हुआ, रॉबर्ट वॉलपोल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद में 1782 में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भी ऐसा ही हुआ और नॉर्थ के मंत्रिमंडल को भी विश्वास खो देने के कारण से त्यागपत्र देना पड़ा। और इन सब घटनाओं को देखते हुए आज तक ऐसा प्रचलन है कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत को अपनाए हुए है। ये सब हमने आज पढ़ा है कि हमें देखना है कि ब्रिटेन के संविधान में बहुत सारी बातें संयोग से हुई है, एक्सीडेंटल हुई है, बाय चांस हुई है। वो कौन कौन सी बातें हैं, और हमने पहले कल पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान में संयोग और विकास का परिणाम है। ब्रिटेन का संविधान संयोग और विकास का परिणाम है। तो संयोग का परिणाम है, इसके पॉइंट मैं ये समझती हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। और मैं एक बार थोड़ा धीरे धीरे समझा भी देती हूँ एक बार कि देखो, सबसे पहले राजपद का प्रादुर्भाव एंग्लो सैक्सन काल से हुआ था।